अहम खबरें हुई अभी, अहम एंट्री सऊदी अरब की, जो खान की रिहाई पर मामला क्या होगा, अलीमा खान ने भी आज बड़ी अहम बयान दिए हैं, और जो स्टैब्लिशमेंट राब्तों का मामला है और तहरीक का मामला है, ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मिशन इसराइल है वो इब्राहिम अलायंस का, जिसका मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, उस पर अब मजीद पेशरफ्त में शहबाज शरीफ अज़रबैजान पहुंचे और वहां पर ये 4 ममालिक का एक बड़ा अहम मामला होगा। पंजाब में भी जनरल रानी का मार्शल लॉ और जो 26 लोगों को नाहल करना, 50 का धड़ा बना के हुकूमत फारिग करने का मंसूबा भी, अदम एतमाद और अक्सरियत, इसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। मखसूस नशिस्तों में ANP भी माले गनीमत लूटने के लिए अपना हिस्सा लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई, और अदलिया के हवाले से 9 मई के झूठे केस में प्रोसिक्यूशन के आज 4 तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान रिहा हुए, उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। बड़ी अजीबोगरीब मामला। खदीजा शाह ने हेपेटाइटिस के लिए कोट लखपत के बाहर एक क्लिनिक भी लगाया, वो बड़ा अच्छा मामला है। मलिक रियाज ने फील्ड मार्शल को खत लिखा और 3000 कनाल देने का तोहफा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ख्वाब अरबों डॉलर्स लाने थे, लेकिन अरबों डॉलर्स दुबई मुंतकिल हो रहे हैं। 25 साल पुरानी माइक्रोसॉफ्ट भी मुल्क छोड़ के जा रही है। कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं, वो बल्कि इंटरनेशनल खबरों से तफसील से बात करता हूँ कि ये सारा मामला जुड़ा इस वक्त हालात में पाकिस्तान के साथ जो नक्शा बन रहा है, उसमें एक तरफ तो ईरान पर हमले की तैयारियां हैं। इसराइल ने जो बाकायदा दोबारा आज मोसाद ने रजीम चेंज की धमकी दी, इनकलाब पासदारान इनकलाब जो फौजी अफसरान है कि वो उनकी तरफ जा रहे हैं, दावा किया, कार्गो जहाज इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसराइल की सिविल एविएशन ने मगरबी और ईरान की तमाम फजाई हदूद को जुम्मे तक ईरान ने बंद किया है। जो ईरान को धमकी दी गई कि वो फिलफोर आलमी जोहरी तंजीम से अगर तावन नहीं करेंगे तो हमला दोबारा होगा। उस पर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने बड़ा तफसील से बयान जारी किया कि आलमी जोहरी तंजीम से ये बहाना बनाकर, जवाब बनाकर हमला, कोशिश है ईरान अदमी जो फैलाव है उसका एटमी, उसकी कानून साजी के लिए जो पार्लियामेंट की तरफ से मामला है, वो इस वजह से हुआ कि वहाँ चूँकि गैर कानूनी हमले किए गए थे। ईरान बैन अवी एटमी एजेंसी से ताउन के लिए जो उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके जरिए करेगा। और ये जो पैगामात तबाहकुन पैगामात वो करें हमें ना भेजे। जर्मनी ने खासतौर पर जो पैगाम भेजा, और जर्मनी की तरफ से देखें, ईरान की ये मुतालबा है कि 0 यूरेनियम मसूदगी का माल, 0। ये JCPOA मुआहदे की भी उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी है ईरान ने कहा, और गजा में जर्मनी का असलहा भी जाता है। फिर ईरान इराक की जंग में आपको याद होगा, इराक की जर्मनी ने मदद भी की, सदाम हुसैन को कीमियाई हथियार तक दिए थे। ये अब्बास अराक्ची साहब है, उनका पूरा पैगाम था, क्योंकि इन्हें इतलात मिल चुके कि हमले की दोबारा तैयारी हो रही है। लेकिन अब जो मैदान सजाया जा रहा है, ये बड़ा अहम मामला है इस खेल का, जिसमें पाकिस्तान को अब बहुत बड़ा रोल दिया जा रहा है। उसकी जो पेशरफ्त अभी शहबाज शरीफ अज़रबैजान 17वीं इक़्तिसादी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। यहाँ पर ममालिक तो बहुत से, लेकिन तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और वस्ती एशिया, ये सारे ममालिक हैं। लेकिन जो अहम मामला है उसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और अज़रबैजान, ये 4 ममालिक हैं। इसमें तुर्की आपको पता है पहले इसराइल को तस्लीम कर चुका है, सफारतखाना भी है, तिजारत भी है। अज़रबैजान 1992 से इसराइल को बाज़ाब्ता तस्लीम कर चुका है, इनका भी सफारतखाना इसराइल में, और अज़रबैजान के दारुल हुकूमत में बाकू में उनका भी सफारतखाना। और दूसरा, अज़रबैजान इसराइल से बड़े पैमाने पर हथियार और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी भी खरीदता है। ड्रोन मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी इन्होंने लिया। और 2020 में नकोरो काराबाग में जो अज़रबैजान आर्मीनिया का तनाज़ा था, उसमें इसराइल का ताउन उनके सामने था। फिर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ताउन भी है। इसराइल की सबसे बड़ी इस खेते में मदद करने वाला मुल्क अज़रबैजान है। इसराइल को जवाब में जो तेल मिलता है वो भी 40% ज़रूरियात इसराइल की ये पूरी करते हैं, बाकी ज़राअत तिजारत भी है। अब ईरान के इसराइल के साथ ताल्लुकात में कशीदगी में भी अज़रबैजान ने अपनी दोस्ती मजीद इसराइल से मजबूत की। ये इनका सबसे स्ट्रेटेजिक बड़ा इत्तेहादी है, और मुसलमान मुल्क यहाँ शहबाज शरीफ के बड़े गहरे ताल्लुकात बन चुके हैं, असासे तक वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब ईरान, पाकिस्तान और पीछे रहेगा अफगानिस्तान का आपको पता है कि वो अमेरिका और नेटो की फिलहाल किसी मुखालफत में नहीं जा रहे, न्यूट्रल है। पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत ने आज बाकायदा ऐलान किया, प्रोग्राम में भी उनकी जो वजीर है, कि हम ईरान के साथ बातचीत पर तैयार है कि वो इब्राहिम अलायंस मुआहदे में शामिल हो, ताकि मामला ही हल हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार आने जा रहा है, और वो पाकिस्तान के मामलात में भी, क्योंकि ईरान इसराइल की जंग में देखें, इसराइल का जो ये जंग थी उसमें सऊदी अरब ने बज़ाहिर मजम्मत की इसराइल की, लेकिन इसराइल के अखबारात मीडिया ने दावा किया कि रडार, डाटा इंटेलिजेंस और तमाम मालूमात सऊदी अरब ने मदद की, फराम की। बल्कि जंगी जहाज़ों के लिए शुमाली फ़ज़ाई हदूद है वो भी खोली गई, और इसमें अरब अमारात भी था, उर्दन भी था, ये सारा आपको पता है। लेकिन सऊदी अरब का जो अहम किरदार वो पाकिस्तान के हवाले से, खास तौर पर जो आज इनकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से बड़ी अहम मुलाकात हुई। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा उसमें याद रखें, मिशन इसराइल इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा है अरब दुनिया के लिए, सऊदी अरब के लिए, जो जिन पर इस वक्त अमेरिका और इसराइल का शदीद दबाव है कि पहले ये इसराइल को तस्लीम भी करें, बल्कि दीगर मुसलमान ममालिक को भी बीच में लाएं। अब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी रुकावट और पाकिस्तान की अवाम है, सियासी मजाज में आप देखिए, इसराइल को किसी सूरत में कबूल करने पर लोग तैयार नहीं। हुकूमती सतह पर एस्टेब्लिशमेंट, उन पर तो मौजूदा हुकूमत पर दबाव है कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाओ, और उसमें वो कामयाब है। लेकिन अवामी हमायत रखने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, उसका रहनुमा है इमरान खान, और इमरान खान की फिर रिहाई और नजरबंदी को इसराइल को तस्लीम करने के फैसले में सबसे बड़ी रुकावट या इसे सबसे बड़ी सहूलत भी बनाया जा सकता है। सऊदी सफीर की ये जो मुलाकात है, ये बड़ा हसास मामला है। ये जरूर एक खुफिया कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखिए, सऊदी अरब इस वक्त इसराइल के साथ इस मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक ही बात की कि मेरे मुल्क के नौजवान गजा के मामले पर हसास हैं। अब पाकिस्तान में 64% नौजवान और सारे का सारा इमरान खान के साथ खड़ा है, तो ये तो उससे भी हसास मामला है। इसीलिए इमरान खान को वाज़ेह तौर पर, खान के बयान आप देख लें, इसराइल को कभी तस्लीम करने का खान ने नहीं कहा।
और दबाव जो बढ़ाया जा रहा है उसमें खान की रिहाई में सऊदी अरब जैसे बड़ा फ्रीक की अगर मुदाखलत होगी तो फिर ज़ाहिर है रिहाई का मामला भी होगा। और सारे मुबसरीन माहिरीन इस पर एग्रीड हैं कि खान पर यह नरम दबाव डालने की रियायत के बदले में इसराइल के मुतल्लिक़ मौक़िफ़ में लचक लाने में, आवाम की तरफ ऐसी स्टेटमेंट देने में, ये ज़रूर मामला होगा। और उसमें देखिए अभी दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह खित्ते के हालात हैं, अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा है, ये जो पेशरफ्त है, इसमें तहरीक इंसाफ और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये मुलाकात जो हुई है तहरीक इंसाफ के साथ सऊदी सफ़ीर की, ये रस्मी मुलाकात नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी सफारती और सियासी और नजरियाती डील की कोशिश है। मुझे इसमें पूरा यकीन है ये मामला है। बाहर आने वाले दिनों में इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला शिद्दत पकड़ेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने। अभी एक दलील देखें अलीमा खान का जो इंकशाफ कि इमरान खान को कहा जा रहा है आप 9 मई कबूल कर लें, उसमें हम आपको थोड़ी सी सजा देंगे, उसके बाद आपके केसेस मतलब आपको रिहा कर देंगे, आप सिर्फ CCTV फुटेजेस और ये मुतालबा छोड़े, हुकूमत को चलने दें। इमरान खान ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। उसमें देखें आज इमरान खान से जो मुलाकात थी, जो रहनुमा थी, उन्हें मुलाकात की इजाज़त भी नहीं मिली। हालांकि हाई कोर्ट का हुक्म है लेकिन नहीं मानना, जेल की मैनुअल है नहीं माननी, कानून है नहीं मानना, आइन है नहीं मानना, जंगल और जंगल का बादशाह अपनी मर्जी से आपको पता कर रहा है सब कुछ। अलीमा खान ने जो बयान दिया कि खान को माइनस अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नहीं किया, इस सिस्टम ने किया है। ये जो खान को मुकम्मल कहते तन्हाई में रखा जा रहा है, और माइनस किस तरह किया जा सकता है? ये चाहते तो खान से सिर्फ माफ़ी है 9 मई की, एक ऐसा केस जो कि अदालतों में आइन, कानून और इंसानी हकूक़ की तबाही बर्बादी। आप देखें खान के केसेस को एक मिनट के लिए साइड पे रख के सिर्फ तहरीक इंसाफ के आम केसेस देख लें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, आपसे दरख्वास्त है कान खोल लें, आंखें देख लें, लेकिन नाक पर हाथ रख लें। इतनी गलाजत और गंदगी और बदबू है इन अदालतों से कि 9 मई के केस में वो तहरीक इंसाफ का एक वर्कर, नाम उसका इकराम खान, 10 साल की सजा। वकील ने आज अदालत के सामने जब दलाइल दिए, प्रोसिक्यूशन ने कहा जी इसके पास तहरीक इंसाफ का झंडा था और झंडे के अंदर एक डंडा था, उस डंडे की बुनियाद पर 10 साल सजा। बाकी जो 4 लोग हैं जिन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया, उसमें से 2 लोगों के पास ना तो झंडा निकला ना डंडा निकला, अलबत्ता एक के पास टोपी निकल आई। इन्होंने उस पर इक़दाम कत्ल की दफात लगा के सजा सुनाई। और यह काम इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुआ, जिसे हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में 15 मिनट में समाअत में उड़ा दिया। 21 गवाहान पेश किए, एक ने भी नहीं कहा कि किसी गैर कानूनी सरगर्मी में थे, एक ने भी। डंडे, टोपियां और झंडे, मतलब ये अंदाजा करें इस लेवल पर यह गंदगी है। इंसदाद दहशतगर्दी 10-10 साल सजाएं दे रही है। अदालत ने ये जब उनके दलाइल सुने, कारकुनान को बरी किया, और ये थाना रमना पर हमला केस था, और उसमें जो पर्चा किया गया था पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कि इन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की झंडों के साथ। मतलब हम अंदाजा करें ये हाल है। और 9 मई के इन केसेस में खान की आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी में 8 केसेस में जमानत मंजूर हुई है पिंडी में, और वही रिकॉर्ड जब अदालत के सामने लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ तो वहीं से उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर कालादम करार दे दिया, उन्हें हुक्म है जमानत मुस्तरद करने का दी। तो ये पूरा निज़ाम इस वक्त रश्के कमर को आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए बेकरार है। ख्वाहिशात दोनों की अरूज में, और असूल और ताकत और आइंद उनके हाथ में। ये नहीं चाहिए छोटी सी तरमीम करें, लिखें कि जब भी वज़ीर आला पंजाब चाहे, जिस दिन जिस रात चाहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए, चचा जान जब चाहे वापस वज़ीर आला बन जाए, दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। बारी बारी चक्कर लगाते रहें। रश्के कमर, मैं इसको हकीकत में आपको मजाक नहीं कर रहा, ये पंजाब में इस वक्त जनरल रानी बनी 1971 में। आप जनरल रानी की वो पढ़े सारी तफसीलात, एक इख्तियार था, एक ताकत थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के 26 अरकान को नायल करवाने जो स्पीकर है वो पहुंच गया इलेक्शन कमिश्नर के पास। वो तस्वीर आपने देखी होगी, तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन का डाकू चोर और दूसरी तरफ कसूर के बच्चों के स्कैंडल में नाम आने वाला, दोनों हाथ में लाते नजर है। अब जिन 26 लोगों पर तहरीक इंसाफ के इल्जाम है, उन पर यह इल्जाम है कि 1 साल बाद मरियम नवाज पंजाब असेंबली में आई तो इन्होंने एहतजाज क्यों किया, नाहल करवाने। पहले उनकी तनख्वाहें बंद की, असेंबली के दरवाजे बंद किए, अब उनकी रुकनीत मुअत्तल कर नाहल कर देना कि यार आपने जनरल रानी की तौहीन कैसे कर दी। वो सनम जावेद अभी रहा, उसने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा दुनिया से प्लास्टिक को खत्म किया जा रहा है, प्लास्टिक को प्रमोट किया जा रहा है। और जो इलेक्शन कमिश्नर देखे रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने रखा इसीलिए कि ये गंदे और गलीज काम करते रहे। अभी तो जो लूट का माल है, ये तरीके साहब का जो माल गनीमत है, उसमें से जो परवेज खटक को चूंकि एक नशिस्त मिल गई तो ANB भी पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई, कह रहे जी मखसूस नशिस्तों की तकसीम ठीक नहीं है, हमें भी 2 नशिस्तें दें। मतलब आप अंदाजा करें ये लूट मार का हाल है। और गवर्नर फैसल करीम कुंडी वो दावा कर रहे हैं कि 50 अरकान हमने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में हमारे हाथ में, हम जब चाहे तहरीक अदम एतमाद लें और लाएंगे। मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात वगैरह हुई है, आपको पता है। और अब ये एक ही बात देखिए, बार बार जो है ना वो मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ये हालात स्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में से निकल चुके। 3 साल का अरसा बड़ा लंबा है, 6 महीनों 1 साल में आपको पता लग जाता है जो उन्होंने कंट्रोल करना हो। मईशत की जो तबाही और बर्बादी है वो उनके कंट्रोल से मुकम्मल बाहर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी थी 3 साल पहले खान की हुकूमत गिराने के बाद, यही दावा था कि 3 साल हो गए हैं, आप बताएं एक फॉरेन इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आया, बल्कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, उबर, करीम, शेल, स्ट्राइप, पेपैल, व्हाट्सएप, अमेजॉन, ये सारी की सारी बड़े बड़े नाम जा चुके हैं। और 2023-24 में बल्कि अभी मजीद होगी होंगी 8000 से ज्यादा रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इंपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, फूड बिजनेस, ये सारे के सारे इस मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान छोड़कर दुबई मुंतकिल हो चुके, रजिस्टर्ड हो चुके वहां कंपनियां। चेक करें अपनी पूरी लिस्ट। ये सरमायाकार 3 सालों में $12 अरब पाकिस्तान शिफ्ट कर चुके हैं। दुबई की रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों के $3 अरब से ज्यादा की जायदाद, 3 अरब। फिर सेविंग अकाउंट्स में, गोल्ड में, डॉलर अकाउंट्स में सरमाया जो पाकिस्तानियों को वो अलग है। और ये बैंकिंग चैनल से जाता नहीं, हुंडी के जरिए जाता है। अब पीछे जो रह गए हैं थोड़े बहुत, जिनका अपना काम है, वो कराची में चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों की आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी।
वो कह रहे थे कि एफबीआर ने 3-4 महीनों में 3 खरब का टारगेट पूरा करने के चक्कर में तमाम फैक्ट्रियां बंद करवा के मुल्क से बाहर भेजने पर हमें मजबूर कर दिया। 2025 में टैक्स कलेक्शन 155 अरब थी और अब अगले जून में उन्होंने रख दी है 400 अरब के करीब। वो कहते हैं कारोबार है ही नहीं, हम कहां से इतना टैक्स दें। तो अब इन सबको पाकिस्तान में छोड़ना पड़ेगा। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दी, गुफ्तगू न चले, लेकिन वो सारा मामला आ गया। अब एफबीआर में 22,000 लोग काम करते हैं और 350-400 लोग पार्लियामेंट में। ये 1000 पति से अरबपति बन चुके हैं। एक दफा आप इनका ऑडिट करें, आपको लग पता जाए। ये जिन्होंने अपने पैसों से फैक्ट्री में चले, ये तो निकल के दुबई जाए तो जाए। बाकी जो लोग हैं, जरा गौर से सुनिएगा, बाकी जो वारदात है, अभी पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर ख़जाना है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, इंटरनेशनल माहिर मईशत भी हैं, आलमी बैंक में आपको पता है वर्ल्ड के बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके, बड़े एक्सपीरियंस है। हफीज़ शेख साहब, हर मुश्किल में उन्हें मुख्तलिफ हुकूमतों में मईशत संभालने के लिए बुलाया जाता था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो था, पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 में 5 साल रहा। फिर इमरान खान की हुकूमत में जब असद उमर मुस्ताफ़ी हुआ तो वो खुसूसी तौर पर जनरल बाजवा ने से ज़बरदस्ती वज़ीर ख़जाना बनाया। बंदा काबिल है, बहुत काबिल आदमी, इसमें कोई शक नहीं। सेनेट इलेक्शन में फिर उनकी शिकस्त हुई। अब ये तीनों अदवार में टेक्नोक्रेट्स रहे, एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी भी हैं। 2021 में खान के दौर की 3 साल की इन्होंने रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान में 17 अरब डॉलर खजाने में जमा हो चुके थे। जब इमरान खान की हुकूमत गिराएगी अप्रैल 2022 में, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने, इन करप्ट सियासतदानों ने और पीडीएम ने मिलकर जनरल बाजवा के साथ उन लोगों के मुल्क की आमदनी और सरमाकारी में, और ये हफीज साहब ने कहा कि सीनियर, इसमें मिलिट्री के सीनियर लोग, सरमादार, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स, शाफिया सारे शामिल हैं। इन्होंने बेतहाशा मरात ली, टैक्सेस के निज़ाम में सब्सिडियाँ ली और हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा पढ़ते हुए पूरा मुल्क को लपेटा मार दिया। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी हुई है, एक फिगर उसमें डाली हुई है कि किस तरह ये मरात और फायदे दे के 4,500 अरब, यानी ये कितने बनते हैं 16 अरब डॉलर या 17 अरब डॉलर खान खजाने में छोड़ गया था। अब 16 अरब डॉलर उसमें उड़ा दिए गए। ये मैं आज के रेट की आपको लूट मार बता रहा हूँ। अगर डॉलर का रेट इमरान खान के दौर का लगाऊं तो फिर ये जो उस वक्त 180 था, तो फिर ये तकरीबन 25 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं। अब अंदाजा करें कि खान की हुकूमत गिराने के 1 साल के बाद ही क्यों शोर मचा दिया कि मुल्क दिवालिया और हम बचाने आए। चाबियां खजाने की इनके हाथ में चोरों डाकुओं के, और लूट मार इस बेदर्दी से जारी हुई कि अब आप देखेंगे, अंदाजा करें कि ईरान इसराइल की 12 दिन की जंग के बाद दुनिया की पूरी मईशत लर्जा खा रही थी। उसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें इस वक्त दुनिया में 2021 से भी कम है, यानी 3 साल पहले से जो कीमतें थी उससे भी कम हो चुकी हैं। पेट्रोल $3.15 का फी गैलन मिल रहा है इस वक्त अमेरिका में। आलमी सतह पे $1.30 का है लीटर। अभी ओपेक के जो ममालिक उन्होंने पैदावार में इजाफा किया, फिर आपको पता है जोग्राफियाई मसाइल हैं बहुत सारे, फिर मौसम में एक बड़ा असर होता है, गैसोलीन कमी होती है उसमें तलब में। अब आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें इंतहाई कम, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों की तबाही बर्बादी आप देख लें। वो सहाफ़ी जो चीखें मारा करते थे ना खान के दौर में, वो मुनाफिकीन आज़म अब्दुल्ला इब्न अबी, एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा लाउड स्पीकर, 2020 में पेट्रोल की कीमतों पर इसने सबसे ऊंची चीख मारी थी, उसकी आवाज़ में हर जगह पहुंची थी। अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखे कि 272 तक जा पहुंचे, लेकिन चूं चरा नहीं कर, वो